नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रो देखेंगे, फिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आवेश के कुछ गुणधर्म, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद में हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, फिर सतत आवेश वितरण, गाउस नियम और उसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम दैनिक जीवन में कुछ बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो हमारे सामने घटित होती है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स उठाकर हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझना चाहेंगे। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि सर्दियों में या जो सूखा मौसम होता है उसमें क्या होता है, जो स्वेटर और जो ऊन की जितने भी कपड़े होते हैं उनको शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि या फिर चिंगारियां सी उत्पन्न होती हैं। ये सब क्यों हो रही हैं? एक सब आप लोगों ने आकाशीय बिजली भी देखी होगी जो चमकती हुई प्रतीत होती है। हमें बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली हम सब ने देखी है। एक एग्जाम्पल हम देखना चाहें कि जब भी आप कभी किसी कार का या गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें एक हमें हल्का सा झटका सा महसूस होता है। क्यों? इसका कारण भी आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और एक सब आपने ये भी देखा होगा कि जो बस की सीट होती है उस पर खिसकने के बाद जो लोहे की छड़ है उसको पकड़ने के बाद भी आपको थोड़ा हल्का सा झटका महसूस होता है। और एक ये सब जादू तो आप सब ने किया ही होगा। क्या होता है इसमें, एक कंघे को ले लेते हैं या कोई स्केल वगैरह ले लेते हैं और उसको सूखे वालों में रगड़ते हैं, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। ऐसा जादू आप सबने बचपन में किया होगा। एक हम सर्दियों में क्या करते हैं, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, उष्मा सी उत्पन्न होती है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन सारे सवालों का जो एक सीधा सा जवाब है विद्युत आवेश। इन सब का कारण है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कहाँ से आया, सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ पर की गई, ये थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज से 600 ईसा पूर्व के लगभग ग्रीस के मिलेटस नामक स्थान पर एक वैज्ञानिक हुए थे, थेल्स। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि जब भी हम ऊन और रेशमी वस्त्रों से किसी एम्बर के टुकड़े को रगड़ते हैं और उस टुकड़े को हल्की वस्तुओं के पास लेकर जाते हैं तो वह एम्बर उन हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी एम्बर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिससे बनकर इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है। ठीक है। उस टाइम पर पदार्थों के ऐसे बहुत से जोड़े ज्ञात थे जिनको आपस में रगड़ने पर वो भुस्से के छोटे तिनकों या सरकंड की गोलियों या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, ये जैसी जितनी भी हल्की चीजें इन सबको आकर्षित कर लेते थे। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में 3 स्थितियां हम लेते हैं। पहली स्थिति में क्या करते हैं, 2 कांच की छड़ लेनी है, दोनों को ऊन या फिर रेशम के कपड़ों से रगड़ना है और दोनों को पास लेकर आना है। जैसे ही आप ये करके देखते हैं तो हम देखते हैं दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आप ये भी देखेंगे कि जिन रेशम के कपड़ों से हमने इन दोनों कांच की छड़ों को रगड़ा है वो रेशम के कपड़े भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हमने इस दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा है, फिर इनको ऊन के कपड़े के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊन के कपड़े को आकर्षित करेगी। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, हम 2 प्लास्टिक की छड़ ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, बिल्ली के जो फर होते हैं ना, बिल्ली के जो बाल होते हैं उनसे रगड़ते हैं और फिर इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों को पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, परंतु क्या करती हैं, ये जो बिल्ली के बाल हैं उनको क्या करती है, आकर्षित करती हैं। तीसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, तीसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक तीसरी स्थिति और लेते हैं जिसमें एक तो लेते हैं कांच की छड़ लेते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ लेते हैं। अब कांच की छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और फिर जैसे हम इनको पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये तीनों स्थितियां हमने देखी। इन तीनों स्थितियों के पीछे क्या रीजन है, इसको समझने के लिए कई वर्षों तक कई प्रकार के बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन सब के पीछे एक राशि होती है विद्युत आवेश।
इन सब के पीछे क्या एक राशि होती है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा हम देखना चाहें तो विद्युत आवेश की परिभाषा हम दे सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव कर सकता है। कि आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकता है और अनुभव भी कर सकता है। यदि कोई पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अनुभव भी नहीं कर सकता। अब आगे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता चला कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम देखना चाहें तो हमारे पास दो छड़े हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश है, मतलब 1 नंबर छड़ पर भी ऋणात्मक है, 2 नंबर छड़ पर भी ऋणात्मक आवेश है। जैसे ही हम इन दोनों छड़ों को पास लेकर आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पर क्या है, समान आवेश है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो एक छड़ पर हमारे पास धनात्मक आवेश है, दूसरी छड़ पर भी कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, मतलब दोनों पर समान आवेश है, सजातीय आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। एक तीसरा एग्जाम्पल और हम लेना चाहें तो हमारे पास दो छड़े हैं जिन पर एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम इन दोनों को पास लेकर आते हैं तो ये दोनों छड़े एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब एक वर्ड आता है हमारे पास आवेश की ध्रुवता। ये क्या होता है, यह वह गुण होता है जो आवेशों में क्या करता है, विभेद करता है। यह वह गुण है जो हमें बताता है कि कोई आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक आवेश है। अब जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर एक प्रकार का आवेश आता है और जो रेशम होता है उस पर दूसरे प्रकार का आवेश होता है, और यह उन सभी वस्तुओं के जोड़ों के लिए सत्य है जिनको आपस में रगड़ने पर वो आवेशित हो रहे हैं, उन सब के लिए ये कथन सत्य है। अब क्या करें, हम आवेशित छड़ थी उसको वापस रेशम के पास लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। या फिर इन दोनों को पास लाने के बाद छड़ को किसी हल्की वस्तु के पास लेकर जाएं तो क्या होगा, छड़ हल्की वस्तु को भी आवेशित नहीं करेगी। ये क्यों हो रहा है, को समझने पर हम देखते हैं कि रगड़ने के पश्चात वस्तुओं पर जो अर्जित आवेश होता है वो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाने पर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऐसा कब होता है, जैसे कि हमारे पास कोई धनात्मक संख्या है, मान लो हमारे पास कोई धनात्मक संख्या +2 है, अगर हम इसके पास इसके विपरीत चिन्ह की संख्या लेकर आए, मतलब -2 को इसमें जोड़ें तो क्या होगा, इन दोनों का परिमाण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मतलब, विपरीत चिन्ह की दो समान संख्याओं को पास लाने पर क्या हो गया है, हमारे पास रिजल्ट कितना है, 0। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विपरीत आवेशों को पास लाने पर क्या हो रहा है, परिमाण कितना आ रहा है, उदासीन हो रहा है, मतलब आवेश कितना हो गया, 0। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने इन दो प्रकार के आवेशों को क्या क्या नाम दिया, एक को नाम दे दिया धनात्मक आवेश, एक को नाम दे दिया ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को धनावेश भी कहते हैं और ऋणात्मक आवेश को ऋणावेश भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा या फिर परिपाटी के अनुसार हम देखते हैं कि जो कांच की छड़, बिल्ली के फर होते हैं इन पर धनावेश होता है, और जो प्लास्टिक की छड़ और रेशम होता है उस पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अब कोई वस्तु आवेशित है अथवा अनावेशित, इसको चेक करने के लिए या इसकी जांच करने के लिए एक उपकरण होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर धातु की छड़ लगी होती है, जिसके ये ऊर्ध्वाधर धातु की छड़ है, ये धातु की गुंडी लगी हुई है, उससे एक धातु की छड़ लटकी हुई है, लटकाई गई है ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर एक रबड़ बैंड है। ये इस धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर 2 स्वर्ण पत्र लगे होते हैं, मतलब सोने की 2 पट्टियां सी लगी होती हैं, और ये सब एक बॉक्स में बंद होता है। अब क्या करते हैं हम, जब कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, मान लो ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु हम लेकर आ रहे हैं, ये कोई आवेशित वस्तु है जिस पर धनात्मक आवेश मान लेते हैं, ये आवेशित वस्तु है, और लाकर इस धातु की छड़ के इस सिरे पर संपर्कित करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा, इसमें भी आ जाएगा। जैसे हम इस आवेशित वस्तु को धातु की छड़ के इस सिरे पर संपर्क करवाते हैं तो ये धातु की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही धातु की छड़ आवेशित होती है, जैसे ये धातु की छड़ आवेशित होते हैं, ये जो स्वर्ण पत्र होते हैं ये फैल जाते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दूर जाने लगते हैं क्या समझते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि इस पर सजातीय आवेश आया। दोनों प्रतिकर्षित कब करते हैं, जब
प्रतिकर्षित कौन करते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि दोनों ही स्वर्ण पत्रों पर क्या है, समान आवेश है, या तो प्लस आया है या फिर नेगेटिव चार्ज है, या तो धनात्मक आवेश आया है या फिर ऋणात्मक आवेश है। इससे हम समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है, धनावेश अथवा ऋणावेश है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो द्रव्यश यानी कि पदार्थ से बनी जितनी भी वस्तु होती है वो आवेश अर्जित क्यों करती है, मतलब वो आवेश ग्रहण क्यों करती है, वो आवेशित क्यों होती है। इसका रीजन है कि सभी जो वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, और हम जानते हैं कि सामान्यतः कोई भी वस्तु होती है वो उदासीन होती है। उनमें आवेश तो होते हैं, लेकिन जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस करके रखते हैं एक दूसरे को। अब देखेंगे जो अणुओं के मध्य जो रासायनिक बल है, ठोसों में जो परमाणुओं को एक साथ जो बांधे रखता है, थामे रखता है, वो बल, गोंद का जो संसंजक बल है, या फिर पृष्ठ तनाव से संबंधित जो भी बल है, ये सब बल क्या होते हैं, प्रकृति में वैद्युतीय होते हैं, मतलब ये वैद्युतीय बल होते हैं। ये क्या होते हैं, वैद्युतीय बल होते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय बल है वो सर्वव्यापी है, मतलब सभी वस्तुओं में चारों ओर पाया जाता है। हमारे जीवन में जितने भी क्षेत्र है उनमें से सब में क्या होता है, कौन सा बल पाया जाता है, वैद्युत चुंबकीय बल पाया जाता है। अब क्या करते हैं हम कि लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो ठोस होते हैं उसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो कम आकर्षण से बंधे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, उस ठोस पदार्थ से स्थानांतरित हो सकते हैं, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं। यानी कि क्या हो सकता है, कोई वस्तु स्वयं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो सकती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देकर उसको ऋणावेशित भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ रहे हैं, कोई कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या होगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, रेशम में जाएंगे, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित, और रेशम क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अब जो कांच की छड़ से रेशम में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कांच की छड़ से जो रेशम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनकी संख्या कांच की छड़ के कुल इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में देखते हैं, समझते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर विद्युत यानी कि आवेशों का प्रवाह होने देते हैं, वो कौन से पदार्थ होते हैं, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी धातुएं हैं वो सब चालक होती हैं, या फिर हमारा शरीर है वो भी चालक होता है, जंतुओं का, जानवरों का शरीर है वो भी क्या होता है, चालक होता है। अब विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, यानी कि स्वयं में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, उसको बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई आदि। अब क्या होता है, जब भी किसी चालक पदार्थ गुण का अगर हम कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जब भी हम अपने सूखे बालों में प्लास्टिक की या नायलॉन की कंघी रगड़ते हैं तो वह कंघी आवेशित हो जाती है। लेकिन धातु की कोई वस्तु ले लो, जैसे एक चम्मच, वो क्यों आवेशित नहीं होती है? तो हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो चालक पदार्थ होती हैं, और चालक पदार्थ क्या करते हैं, अपने संपूर्ण पृष्ठ में आवेशों का स्थानांतरण कर लेते हैं। तो जैसे ही हम किसी चालक पदार्थ को या धातु की वस्तु को, या मान लेते हैं चम्मच को, हमारे सूखे बालों में रगड़ेंगे तो वो आवेशित होगी। चम्मच क्या है, चालक पदार्थ है, आवेशित होगी तो वो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर केंद्रित हो जाएगा, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाएगा। और हमने उस चम्मच को हाथ से पकड़ रखा है, और हमारा शरीर भी क्या है, हमारा शरीर भी चालक पदार्थ है, तो वह आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है, जिससे वो चम्मच निरावेशित हो जाती है। ये इसका कारण है कि जो चम्मच या धातुओं की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको सूखे बालों में रगड़ने पर वो आवेशित नहीं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।